अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है और जो इस वक्त हुकूमत है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये सारी सीटें जितनी जो कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद या जो कि आज़ाद आए थे पीटीआई के परचम के नीचे, वो अब सारी सीटें मखसूस नशिस्तें, वो वुमेन की रिजर्व सीट्स हों या फिर अकलियती नुमाइंदों की सीट्स हों, वो अब इन्हीं हुकूमती बेंचेस में चली जाएंगी, जिसमें यकीनन सबसे बड़ा फ़ायदा पीएमएलएन को होगा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर बाकी जितनी भी इस वक्त हुकूमत की जमातें हैं अपने हिस्से के मुताबिक उनको मज़ीद रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। और इसके बाद एक गोल्डन नंबर जो कि हुकूमत के पास शायद पहले नहीं था। पहले बहुत कोशिश करके जब 26वीं आईनी तरमीम पास करनी थी तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल लेजिस्लेशन के लिए तो नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आपने आइन में तरमीम करनी हो तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और वो 2/3 मेजॉरिटी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमने देखा कि हुकूमत ने बहुत भाग दौड़ कोशिश करने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की थी। लेकिन अब शायद अगर वो कोई भी तरमीम लाना चाहेंगे, जो कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जी उस पर काम शुरू हुआ है, और ये काम 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद ही हो गया था। और अब उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 27वीं तरमीम में, बल्कि शायद क्या यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2/3 मेजॉरिटी अब हुकूमत के पास आ जाएगी। क्या क्या किया जा सकता है इस बड़े फैसले के बाद, 2/3 मेजॉरिटी के बाद? सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जी 27वीं आईनी तरमीम, उसमें क्या हो सकता है। कुछ तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अदलिया के हवाले से रह गई थी 26वीं आईनी तरमीम में, उनको मुतारिफ करवाना है, ज्यादा मजबूत करना है। अगर सिर्फ रूल्स की बात की जाए तो मेरा ख्याल में उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की तो जरूरत नहीं है। और अगर इससे ज्यादा कोई काम करना है जिसकी अभी तक कोई इत्ला नहीं है तो अदलिया के हवाले से, तो शायद फिर 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में कहा यह जा रहा है कि शायद जो मुद्दत है असेंबलीज की उसको बढ़ाया जाए। अब मौजूदा हुकूमत अगर इतनी पावरफुल हो जाती है तो मेरा ख्याल में किसी के लिए, किसी भी हुकूमत जो कि पूरा ताकत रखती हो और कहीं से कोई मसला ना हो, तो उनको शायद 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती और सब काम हो जाते हैं। और फिर कि मुद्दत बढ़ाई जाए, उसमें क्या जरूरत है कि अगर आप अच्छी ताकतवर हुकूमत हैं तो आप 5 साल में सारे वो काम कर सकते हैं जो कि जरूरी हैं और मुल्क के लिए, वो सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये इसकी भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम में शायद असेंबलीज का टेन्योर बढ़ाने की बात की जा रही है। वैसे अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी सिचुएशन में नेशनल असेंबली की आप 1 साल की तोसी कर सकते हैं। जंग की सूरत हाल हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो फिर मतलब जो कि हालात ऐसे हों जिनको टैकल करने के लिए ज़रूरी हो कि असेंबली को 1 साल तोसी दी जाए। लेकिन इस सूरत में भी सूबाई असेंबलियों को एक्सटेंशन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन ये तो अब बाकायदा कहा यह जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत 5 साल से मुद्दत बढ़ाने की बात की जा रही है। वैसे तो देखा जाए तो अगर आपने नहीं करने तो 10 साल भी लेके बैठे रहें। अवाम अगर खुश नहीं है तो 5 साल क्या 10 साल भी अगर कोई बैठा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौजूदा हालात में आपको मालूम है जिस किस्म की इस वक्त महंगाई है, द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग के जी रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत फेवरेबल हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त ये है कि लोग मजबूर हो चुके हुए हैं, इस महंगाई के हाथों तंग आ चुके हुए हैं। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज शायद कुछ और हैं। तो अगर तौसीही करनी है तो भाई उसका फ़ायदा क्या होगा अगर आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पर काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये एक बाज़गश्त चल रही है कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम के तहत बाकायदा असेंबलीज़ का टेन्योर बढ़ाने की बात की जा रही है। अब एक और जो है जिसमें ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया है कि जनाब
केयर टेकर सेटअप को क्यों लगाया जाता है इलेक्शन करवाने के लिए? जब एक आईनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होती है तो फिर केयर टेकर सेटअप अपॉइंट किया जाता है, जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात कराना होता है। और साफ और शफाफ इंतखाबात अभी तक तो हमें शायद अभी नजर नहीं आए, क्योंकि तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ नहीं थे। तो अब इसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि जनाब ये क्यों केयर टेकर सेटअप लगा दिया जाता है और पिक एंड चूज के जरिए कुछ ऐसे लोग सामने लाए जाते हैं जो कि जिनको फिर आइंदा आने वाले वक्तों में बड़ा रोल दिया जाता है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों, केयर टेकर मिनिस्टर हों, केयर टेकर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स हों या केयर टेकर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हों। उनको फिर आने वाले दिनों में जो बड़े ख़ास जिन पर नज़र होती है उनको फिर एक बड़ा किरदार भी दिया जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है, और बल्कि उनकी शायद वो चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है ख़त्म होना चाहिए, जो हुकूमत मौजूद हो वही इंतखाबात करवाए। और ये पहले भी होता रहा है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया गया, वरना पहले तो जो हुकूमत होती थी वही इंतखाबात करवाती थी। तो ये इसके लिए भी एक अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी कि केयर टेकर सेटअप जो है उसका सिस्टम ख़त्म किया जाए। तो ये 27वीं आईनी तरमीम में जो है ये बेसिकली वो करना चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। अफवाहें चल रही हैं कि जी असेंबलीज़ की मुद्दतें बढ़ाई जाएंगी, केयर टेकर सेटअप का सिस्टम ख़त्म किया जाएगा, फिर और कोई सख्त किस्म के कवानीन जो बाकायदा आइन में लाकर नाफिज किए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शायद FBR को ख़त्म करने का है, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो टोटली प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, तो उसके लिए भी शायद आइनी तरमीम की ज़रूरत है। तो ये अभी तक सिर्फ बातें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन कोई ऐसी बात अभी तक सुनने को नहीं मिल रही कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत इतनी ताकतवर हो जाएगी तो वो अवाम की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। कहा यह जा रहा था कि जो 2024-25 का जो माली साल था उस बजट में शायद हुकूमत इतना कुछ नहीं कर सकेगी अवाम के लिए, लेकिन जो 25 और 26 माली साल का जो बजट होगा फिस्कल ईयर 2025 एंड 26, उसमें कुछ बजट में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी जिससे अवाम को डायरेक्ट रिलीफ होगा। लेकिन हमने देखा बजट आ गया और कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई हैं और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसका एक रिपल इफ़ेक्ट आएगा और आप देखेंगे कि तमाम अशिया ख़ुर-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और किराए बढ़ जाएंगे। और आपको ये हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका एक रिपल इफेक्ट आता है और वो आम जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत का क्लेम ये है कि वो इन्फ्लेशन को बड़ा कंट्रोल रखेंगे। मुझे याद है कि जब डॉक्टर इशफाक हुसैन साहब एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, वो जब इंडिपेंडेंट होते थे तो तब जो SPI सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के फिगर्स आते होते थे तो वो उस पर जो बाकायदा सवालात उठाते थे कि ये जो जिस बास्केट को लेकर हुकूमत ये फिगर्स देती है वो बिल्कुल बरक्स होता है जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है, जो ऑन ग्राउंड प्राइसेस होती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हो गया, तो ये सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स SPI, तो ये उनको चैलेंज किया करते थे। लेकिन फिर वो जब हुकूमत में जाके बैठे तब भी हुकूमत पर यही तनकीद होती थी कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वो फिर उसको डिफेंड करते भी हमने देखा। तो अभी की जो फिगर्स आ रही हैं ऑन ग्राउंड, अभी जो हाल ही में फिगर्स आई हैं उससे तो लगता है कि शायद कोई महंगाई हुई नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड आप जाकर देखें, आप आम आदमी से जाकर मिलें, आम बाजार में किसी से मिलें, तो वो बताता है कि जनाब क्या हालात क्या हो गए हैं, कि क्या चीज़ कितने की थी और कहाँ पहुँच गई हुई है। एक चीज़ और, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कहते हैं कि जी 30 से भी ऊपर चला गया था, 30% से भी ऊपर चला गया था, वो जो है आप देखें सिंगल डिजिट में आ गया, 3% पे, 4% पे।
लेकिन बात यह है कि जो 30% तक गया, जो कीमतें वहां गई, वो कीमतें नीचे नहीं आई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों में इजाफे की शरह जो है वो कम हुई है, लेकिन कीमतें जहां पर चली गई थी वहां से नीचे नहीं आई। तो ये एक पुअर गवर्नेंस का क्लियर कट मॉडल है कि जी आप 2/3 मेजोरिटी भी ले मिल गई आपको, बजट भी आपने पेश कर दिया, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, आप ताकत चाहते हैं, जिस तरह की बाज़गश्त की मैंने बात की पहले, कि आपको सिर्फ ताकत चाहिए कि जी असेंबलीज का टेन्योर जो है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जाए, या वट जो भी नंबर अभी आता है, क्योंकि ये सिर्फ अभी ड्राइंग रूम गॉसिप है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं पे ये कंसिडरेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और फिर कि जी 27वीं आईनी तरमीम के जरिए केयर टेकर सेटअप को के अपने जो है अपनी ताकत रखते हुए हुकूमत में रहते हुए इंतखाबात कराएं। और आपको मालूम है सिटिंग हुकूमत को हमेशा एज होता है, हमने ये देखा है जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको उसमें एज मिलता है। तो अगर टेन्योर पूरा होने के बाद अगर सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन करवाएगी तो यकीनन आपको मालूम है कि उसमें उसको एज तो मिलेगा। तो कोई ऐसी चीज अभी तक हमें नहीं सुनाई दे रही कि जी ये 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल गई है तो इससे अवाम को कोई फायदा पहुंचाया जाएगा। अवाम के लिए अभी तक कोई फायदे की बात सुनने में नहीं आई है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज मेरे ख्याल में 5 साल के लिए किसी भी हुकूमत के लिए काफी होती हैं, कि अगर वो पहले साल या 2 साल में वो कोई पॉलिसीज लाते हैं और वो अगले 3 साल चल जाएं और बाकायदा उन पर अमल दरामद सही हो, तो कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज के लिए हुकूमतों को का टेन्योर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। पॉलिसी इतनी जानदार और जोरदार होनी चाहिए कि वो दोबारा कोई उसको तब्दील ना कर सके, आम आदमी के फायदे के लिए हो, मुल्क के फायदे के लिए हो। लेकिन यहां पे नहीं, आपको वक्त बढ़वाना है अपना, आपने ताकत में ज्यादा अरसा रहना है, और आप चाहेंगे जो मौजूदा हुकूमत है वो शायद जो 27वीं तरमीम के हवाले से जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि जी वो अब आइंदा हुकूमत का इंतखाबात जो हैं, आइंदा इलेक्शंस के वो भी खुद सिटिंग गवर्नमेंट ही करवाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ताकत का हसूल है और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। 2/3 मेजॉरिटी आ गई है अगर आपके पास, जो कि उस पर मॉरल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि बेसिकली इस हद तक भी लोग कहते हैं कि जी ये तो भीख में, जिस तरह लोग मांगते हैं कि जी हमें ये दे दें, तो ये भीख में रिजर्व सीट्स लेकर 2/3 मेजॉरिटी और ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जनाब केपी की हुकूमत क्योंकि बहुत नालायक हुकूमत है तो उसको तब्दील किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। इसमें हुकूमत को वैसे एज सच जो अभी इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है केपी में, वो कोई नुकसान तो दे नहीं रही। कहा यह जाता है कि जी तकरीबन कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है केपी में, नाम की पीटीआई की है लेकिन कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी इसी बात पर सवालात उठ रहे हैं कि वो शायद कंप्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर हैं पीटीआई के होते हुए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार हैं, तो क्यों हटाने की जरूरत है? तो इसका जवाब में ये जवाब सुनने को मिलता है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो शायद अपना कुछ थोड़ा सा लार्जर रोल चाहते हैं केपी में, क्योंकि वो खुद अपनी सीट हारे केपी से, बलूचिस्तान से जाके जीते, तो उनको इस बात की बहुत तकलीफ है। और अभी हाल ही में जो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की वज़ीर आज़म से, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना शुरू किया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, उनके आबाई घर की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, उनकी मूवमेंट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, तो उनको पैम्पर किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान साहब को। तो मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जमातें शायद, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएलएन के लोग भी हों, और शायद कहा यह जा रहा है कि ये रिजर्व सीट्स के फैसले के आने के बाद कुछ पीटीआई के अंदर या जो पीटीआई के लोग हैं उनमें कुछ डिफेक्शंस भी हो सकती हैं, तो शायद वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं अली मीन गंडापुर के खिलाफ। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है कि वो नालायकी है, लेकिन इसमें नजर ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा ख्वाहिश मौलाना फजल रहमान साहब की है कि उनको केपी किसी तरह वापस मिल जाए। नो डाउट इन एफिशिएंसी केपी हुकूमत की हमने देखी भी, पिछले 12 साल से वो हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती जिससे पता लगे कि जनाब पीटीआई की हुकूमत ने 12 साल में ये मार के मारे हैं केपी में। बहुत सारी चीज़ें आई लेकिन शायद अभी उस तरह रियलाइज़ नहीं हो सकी, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे दीगर शोबाजात हों।
तो वो उसमें अभी तक सवालात हैं। तो 12 साल के बाद भी अगर कोई विजिबल बेहतरी नज़र नहीं आ रही पीटीआई की हुकूमत से, तो इसका मतलब है कि वो इनएफिशिएंट है। और इसमें सवात वाला हालिया वाकया जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा उनकी इनएफिशिएंसी नज़र आई कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई, और उनका कसूर ये था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सैर व तफरी के लिए सवात गए हुए थे और वो वहाँ पर जाँ बहक हो गए जाकर। तो बहुत से ये सवालात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और शायद जिस तरह अब उनको फैसिलिटेशंस उनकी हो रही हैं, तो शायद उनका रोल चाहेगी हुकूमत भी कि शायद केपी में उनका बढ़ जाए। तो लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ जो अगर हुकूमत ये सोच भी रही है कि पीटीआई की हुकूमत को जो है हटा दिया जाए केपी में से, तो उसकी जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है वो पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और इस किस्म के इकदामात, और अभी रिजर्व सीट्स के हवाले से जो फैसला आया उसके बाद भी पीटीआई जो की मकबूलियत बढ़ी। अब अगर ये फैसला भी होता है तो इससे पीटीआई सियासी तौर पर ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकती है। ऑफ कोर्स एक विक्टिम कार्ड भी आ जाएगा कि जी देखें, एक अच्छी खासी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया केपी में, एक वाहिद सूबे में उनकी हुकूमत है, तो ये और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स जो है, अगर ये पीटीआई की हुकूमत ना भी तब्दील की जाए, तो जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है और उनके अलाइज की बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, यानी कि इनकी सबकी हुकूमतें हैं, पीएमएलएन की पंजाब में, पीपल्स पार्टी की सिंध में, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये तो सरवाइव करना जानते हैं, ये हुकूमत को बचाना जानते हैं, हुकूमत को तो बचा ही जाएंगे, हुकूमत को तो अब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लोग तंग हैं, परेशान हैं, महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से। तो अगर इस किस्म के इकदामात भी होंगे तो शायद जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और इनकी अलाइड हुकूमतें हैं सूबों में, उनको ज़्यादा सियासी तौर पर नुकसान होगा। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि वो चाह रहे हैं कि जनाब उनका ख्याल है कि बहुत इनएफिशिएंट हुकूमत है केपी में, और बेसिस जो है वो सवात के वाक़े के, और इसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के लोग बातें कर रहे हैं कि जी वो भी नहीं कर सका पीटीआई, बहुत से इक़दामात अनाउंस किए लेकिन नहीं कर सके। एक सरप्लस बजट का क्लेम था, लेकिन उसमें अवाम को क्या बेहतरी मिली केपी के, वो नज़र नहीं आता, ये भी है। और आखिरी एक ख़बर ये है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बहुत सीरियसली सोच रही है कि हम के हुकूमत में बाकायदा काबीना में शामिल हुआ जाए, और उसकी बड़ी वजह यह है कि विद इन पीपल्स पार्टी ये आवाज़ आ रही है कि जी हम बैठे हुए हैं, साथ हैं, जो कुछ भी हुकूमत करती है, और अगर गलत करती है तब भी हमें उसका हिस्सा तस्वुर किया जाता है। तो अगर हम ये कहने की बात है कि अगर ये बदनामी हम ले ही रहे हैं तो क्यों ना काबीना में बैठ कर ली जाए। तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या फैसला करती है, क्योंकि अब ये आवाज़ ज़ोर पकड़ती जा रही है। पहले जब ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि एक फार्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल पीपल्स पीएमएलएन की हुकूमत होगी, और उसके बाद अगले 2.5 साल पीपल्स पार्टी की, मतलब प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के होंगे 2.5 साल, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के होंगे। लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि ये वाकई फार्मूला अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर यह भी कह दिया था कि इस किस्म की कोई फार्मूला तय नहीं हुआ था। तो अगर वो फार्मूला नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी शायद अब ये सोच रही है कि वो हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाए, काबीना में शामिल हो जाए, और फिर फैसलों में भी उनका जो है वो, जो अभी कहते हैं कि जी हमारा हाथ नहीं है हमारा, लेकिन सारा मलबा उन पर भी पड़ता है, वो इससे बच नहीं सकते। तो उनका ये ख्याल है कि जी फिर बाकायदा हमें हुकूमत में, काबीना में शमूलियत कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।